जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एरोमेटिक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इस वीडियो में रक्त परिसंचरण तंत्र से बनने वाले विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस रक्त परिसंचरण पार्ट से बनने वाले क्वेश्चनों को दो पार्ट में डिवाइडेड किया है, जिसमें पार्ट फर्स्ट हमारा आज है और पार्ट सेकंड कल आने वाला है, जिसको भी आप देख लीजिएगा। और इन दोनों पार्टों को मिलाकर आप अगर पूरे क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेते हैं तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आपका एग्जाम में ज़रूर इनमें से ही क्वेश्चन बनने वाला है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों के पास। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर देना है, ताकि मेरा जो भी वीडियो बनाऊंगा वो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ओके, तो चलते हैं वीडियो में आगे। अगर आप अभी तक भी एरोमेटिक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लासें मिलने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पैरालिसिस, बी है डायलिसिस, सी है ऑप्शन नंबर सी है हमारा काइलिसिस, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा हीलोलिसिस। ओके, तो यहाँ से हमें रक्त को छानने की प्रक्रिया यानी रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। डायलिसिस कहते हैं इसको, रक्त को छानने की प्रक्रिया को। रक्त का छानने का कार्य कौन करता है फ्रेंड्स। तो रक्त को छानने का कार्य हमारी किडनी करती हैं। ओके, ब्रेक करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सामान्यतः मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, यानी कि सामान्यतः रक्त की मात्रा शरीर में कितनी होती है, यह पूछा है। तो एक वयस्क मनुष्य जो कि स्वस्थ मनुष्य है, उसके शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। और लेडीज़ लोग की बात करें, लेडीज़ में यह मात्रा 4 से 5 लीटर रहती है। ओके, तो 4 से 5 लीटर रक्त की मात्रा लेडीज़ में रहती है। और मनुष्य की बात करें यानी कि जेंट्स में, तो यह 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ओके, तो आपको यहाँ से डी ऑप्शन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज है, यानी कि रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है, पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा पोटेशियम, बी है कैल्शियम, और ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम, और ऑप्शन नंबर डी है सोडियम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम। रक्त के जमाव के लिए हमारे लिए आवश्यक खनिज मैग्नीशियम चाहिए होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है, यानी कि ल्यूकेमिया के बारे में, यानी कि जो रक्त कैंसर होता है उसका लक्षण के बारे में हमें पूछा है। इसमें किसकी असामान्य वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा रक्त बिंबाणु की। ओके, ऑप्शन नंबर बी है रक्त प्लाज्मा की वृद्धि होती है, और ऑप्शन नंबर सी है श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर डी है लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की असामान्य वृद्धि से ही ल्यूकेमिया यानी कि रक्त कैंसर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सर्वग्राही रक्त समूह की बात करें तो ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है, और सर्वदाता की बात करें तो ओ नेगेटिव होता है। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ से दोनों ध्यान रखना है। और रक्त समूह की खोज की बात करें फ्रेंड्स, रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने। किसने, कार्ल लैंड-स्टीनर ने। ओके, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए बी प्लस पॉजिटिव है ना। ओके, तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन राइट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन पूछा है फ्रेंड्स, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन के आवश्यक है। विटामिन सी की बात करें तो यह कट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो हमें धूप से प्राप्त होता है। और विटामिन ई की बात करें तो अंकुरित बीज से हमें यह प्राप्त होता है। ओके, विटामिन ई यह हमारे ब्यूटी विटामिन भी कहलाता है विटामिन ई। इससे हमारी त्वचा पर ग्लो आता है। ओके, तो यह जनन क्षमताओं में भी वृद्धि करता है विटामिन ई।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, हमारा राइट आंसर, विटामिन के हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लव और डब शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता है हमारी हृदय की धड़कन की आवाज़ लब डब में होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, हार्ट। हार्ट यानी कि हृदय हमारा लब डब की आवाज़ करता है, जो कि हृदय की धड़कन होती है। और हृदय में एस ए नोड यानी कि पेसमेकर पाया जाता है, जिसके द्वारा ही यह आवाज़ आती है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय की आवाज़ ही लब डब की आवाज़ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से रक्तदाब मापी यंत्र कौन सा है। रक्तदाब मापी यंत्र यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ब्लड प्रेशर को मापता है। तो फेदोमीटर, फेदोमीटर की बात करें तो फ्रेंड समुद्र की गहराई मापने के लिए काम आता है। एनोमीटर की बात करें तो एनीमीटर यह हवा की गति नापने के लिए काम आता है। और एमीटर की बात करें तो विद्युत धारा मापने के लिए काम आता है। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पिग्नोमेनोमीटर, यानी कि स्पिग्नोमेनोमीटर ही हमें ब्लड प्रेशर मापने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, यदि किसी मनुष्य की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए, यानी कि रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए, यानी कि जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं हमारी, इनकी त्रिज्या है, जैसे कि ये है 5 सेंटीमीटर और यह है अब पास पास आ जाए, यानी कि ये है 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाए, तो क्या होगा, रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रक्तदाब बढ़ेगा या घटेगा या उतना ही रहेगा, और पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर त्रिज्या कम हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके, जहाँ से पहले 5 लीटर रक्त जा सकता था आसानी से, अब वहाँ से 3 लीटर ही रक्त जा रहा है, तो वहाँ ऑब्वियसली रक्तदाब बढ़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रक्त के प्रतिस्पंदन यानी एंटीकोगुलेंट पदार्थ कौन सा है, यानी कि प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है हमारा ग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है फाइब्रोनोजन, और ऑप्शन नंबर सी है हिपेरिन, और ऑप्शन नंबर डी है थ्रोम्बिन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, हिपेरिन के कारण ही हमारा रक्त नहीं जमता है वेंस के अंदर। हिपेरिन के कारण ही हमारा रक्त नसों में के अंदर बहता है, मतलब जमता नहीं है, और यह प्रतिस्पंदन पदार्थ है, यानी कि एंटीकोगुलेंट पदार्थ है। ओके, हिपेरिन, जो इसके कारण ही हमारे रक्त बॉडी के अंदर जमता नहीं है। हिपेरिन पदार्थ अगर हमारा बॉडी के ब्लड में नहीं है तो हमारा उन नसों में रक्त जम जाएगा और हमारी डेथ भी हो सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, यानी कि सार्वत्रिक दाता कौन सा है, यानी कि ब्लड डोनर करने वाला ग्रुप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ओ नेगेटिव। ओके, सार्वत्रिक दाता है, तो यहाँ से आपको ओ नेगेटिव याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें, रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने से कौन अपना काम नहीं कर पाता है। तो नाइट्रोजनी जैसे अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तो कौन सा अंग है जो कि अपना काम नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हृदय, बी है यकृत यानी कि लीवर, और सी है वृक्क यानी कि किडनी, और डी है मस्तिष्क। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ अगर जमा हो जाते हैं तो हमारा वृक्क यानी कि किडनी सही से काम नहीं कर पाता है, किडनी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो प्लाज्मा में फ्रेंड्स, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का परसेंट कितना होता है, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो ये इनका निर्माण कहाँ पर होता है हमारे शरीर में। तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण स्प्लीन में होता है, या प्लीहा यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, या हृदय में होता है, या फिर यकृत में होता है। किस अंग में आरबीसी का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आरबीसी का निर्माण एक वयस्क मनुष्य में अस्थि मज्जा में होता है। ओके, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में, यानी कि जो हड्डियों का खोखला पार्ट होता है उसके अंदर जो मज्जा पाई जाती है उसमें ही आरबीसी का निर्माण होता है। और प्लिया की बात करें तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, यहाँ पर अनावश्यक आरबीसी जाकर अपना जीवन काल समाप्त करती हैं। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है फ्रेंड्स, 120 दिन होती है, और डब्ल्यूबीसी की 3 से 4 दिन होती है। ओके, तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, रक्त का रंग लाल किस कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स
रक्त में एक वर्णक पाया जाता है जो कि हीमोग्लोबिन यानी कि Hg हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको, जिसके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ओके, और रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। ओके, तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, यानी कि कणिकाओं के बिना जो रक्त में तरल अंश है उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं, यानी कि मैंने बताया था आपको, अगर ब्लड में से हम क्या माइनस कर देते हैं, रक्त कणिकाओं को हटा देते हैं तो क्या बचता है? हमारा प्लाज्मा बचता है। तो प्लाज्मा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो कणिकाओं के बिना यानी कि जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके बिना हम ब्लड को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ओके, जो जिसका थोड़ा सा पीला कलर होता है। तो इस बार अभी कोविड-19 में प्लाज्मा की मांग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। कणिकाओं, अगर ब्लड में से कणिकाओं को हटा लेते हैं तो क्या बचता है? हमारे पास प्लाज्मा बचता है। और अगर प्लाज्मा में से हम फाइब्रोनेजन प्रोटीन को हटा लेते हैं, प्लाज्मा में से किसको हटा लेंगे? फाइब्रोनोजन प्रोटीन को हटा लेते हैं तो वहाँ से हमें सीरम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सीरम प्राप्त होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान की बात करें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। आरबीसी का कब्रिस्तान की बात करें तो आरबीसी की कब्रिस्तान यानी कि आरबी की मृत्यु कहाँ पर होती है आरबीसी की? तो जैसा कि मैंने बताया था, स्प्लीन में आरबीसी की मृत्यु होती है, प्लीहा। यहाँ पर 120 दिन बाद आरबीसी अपना लाइफ सर्किल पूरा करती है और स्प्लीन में जाके अपना दम तोड़ती है। ओके, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं यहाँ से। ब्लड बैंक भी इसी को कहते हैं, प्लीहा को। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें, मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का कितना प्रतिशत होता है? यानी कि 90% तो लगभग पानी होता है, उसमें रक्त कितना होता है? 10% होता है। ओके, तो 10% यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाना, बी है हमारा CO2 को ले जाना, और सी है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और डी है हमारा रक्त की शुद्धि करना। तो रक्त की शुद्धि करने का कार्य तो किडनी का होता है फ्रेंड्स। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यहाँ से WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इनका कार्य प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। ओके, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य और CO2 को ले जाने का कार्य और ये है ब्लड के द्वारा होता है। ओके, CO2 को और ऑक्सीजन को ब्लड परिवहन सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 7.4 होता है। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें, सामान्य मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मानव जो कि स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की बात की गई है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 120/80। 120/80 यानी कि सिस्टोलिक 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। हमारे शरीर में अगर शुद्ध रक्त पंप किया जाता है रक्त हृदय के द्वारा तो 120 की स्पीड से जाता है, और अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में आने के लिए डायस्टोलिक होता है जो कि 80 होता है। ओके, तो 120/80 यहाँ से ब्लड प्रेशर का यह नंबर आपको याद रखना है। ओके, mmHg में होता है ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन करने वाले हैं और पार्ट 2 और आएगा इसका, जिससे आपके पूरे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। यहाँ से रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से रक्त में पाई जाने वाली धातु की बात करें तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु की बात करते हैं तो रक्त में लोहा धातु पाई जाती है, आयरन Fe। ओके, Fe इसका सिंबल होता है, तो आपको यहाँ से याद रखना है। हड्डियों की बात करें तो कैल्शियम धातु पाई जाती है हड्डी में। ओके, तो यहाँ से आपको याद रखना है, कैल्शियम धातु हड्डियों के लिए और लोहा धातु रक्त के लिए, और लिथियम सबसे हल्की धातु होती है इसके बारे में बात करें तो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहते हैं? यानी कि मानव शरीर में ब्लड बैंक के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया आपको, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है हमारा तिल्ली, और ऑप्शन नंबर बी है लीवर, और ऑप्शन नंबर सी है आमाशय, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंत। यहाँ पर तो स्प्लीन दिया हुआ नहीं है, लेकिन स्प्लीन को ही क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं। तो ब्लड बैंक किसके, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तिल्ली को, यानी कि स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त समूह AB वाला व्यक्ति निम्न में से किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, रक्त समूह AB वाला व्यक्ति है वह रक्तदान किसको कर सकता है? रक्तदान वह AB को ही कर सकता है, और यह AB
सभी से ले सकता है। ओके, सभी से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव होता है जो कि ए बी को ही देगा और लेने के लिए सभी से ले लेगा। ओके, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए बी को ही रक्तदान कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज हमें यहाँ से लुई पास्चर याद रखना है, विलियम हार्वे याद रखना है, या फिर एडवर्ड जेनर याद रखना है, जोसेफ लिस्टर याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें राइट आंसर हो जाएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर की बात करें तो हृदय प्रत्यारोपण से संबंधित लुई पास्चर, और रेबीज के टीके की खोज के लिए लुई पास्चर को जाना जाता है, रेबीज के टीके की खोज के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को लोकप्रिय ढंग में मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? तो मानव शरीर के सैनिक किन कोशिकाओं को कहा जाता है? तो जैसा कि आपको पता है, WBC हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, और WBC यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं ही हमारे मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए है हमारा कार्पल ल्यूटियम, और ऑप्शन नंबर बी है अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है थाइमस ग्लैंड, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ से रक्त यानी कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ से याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। किस बीमारी को क्रिसमस रोग के रूप में जाना जाता है? यानी कि क्रिसमस रोग के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? तो पीलिया, ए है हमारा पीलिया, बी है हमारा ब्लड कैंसर, और सी है एनीमिया, और डी है हीमोफीलिया। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। हीमोफीलिया को क्रिसमस रोग के नाम से जाना जाता है। और ओके, यहाँ से आपको याद रखना है, एनीमिया हमारे रक्त की कमी से एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से क्या गुर्दे में रक्त से निकाली गई अपशिष्ट सामग्री में से नहीं है? निम्नलिखित में से क्या गुर्दे में रक्त से निकाली गई अपशिष्ट सामग्री में से नहीं है? यानी कि जो गुर्दा होता है, हमारे किडनी होती है, उसमें से क्या अपशिष्ट सामग्री वह ब्लड को छानने के बाद नहीं निकालती है, उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकालती है, यूरिक एसिड को, या फिर अमोनिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हमारा यूरिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को वह बाहर नहीं निकालती है, जबकि यूरिक एसिड को और अमोनिया को और यूरिया को यह बाहर सीक्रेट कर देती है मूत्र के द्वारा। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? एक सेम के आकार का अंग क्या है? यानी कि जो सेम की फली होती है उसके आकार का हमारे अंदर जो अंग है उसके बारे में पूछा है। क्या दिल सेम के आकार का होता है? क्या यकृत सेम के आकार का होता है? क्या मस्तिष्क सेम के आकार का होता है? क्या गुर्दा यानी कि किडनी सेम के आकार की होती है? तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, गुर्दा यानी कि किडनी जो कि सेम के आकार की होती है। और हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं, ऐसा आकार होता है इनका, आपको याद रखना है। तो 2 किडनियाँ, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में ऐसे पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं फ्रेंड्स। टोटल क्वेश्चन नंबर हमारे 40 करने वाले हैं, ताकि वीडियो लंबी होने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है, और पार्ट 2 भी आपको देखना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से ना छूटे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जैसा कि मैंने बताया, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है फ्रेंड्स? 120 दिन का बताया था। तो 120 दिन हमारे आरबीसी का जीवन काल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहते हैं, और हम ह्यूमन शरीर का ब्लड बैंक भी इसको ही स्प्लीन को ही कहते हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जब मानव हृदय में बाम विलय सिकुड़ता है तो रक्त किसकी तरफ प्रवाहित होता है? तो बाम विलय का अर्थ है फ्रेंड्स, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो सिकुड़ता है, तो रक्त किसकी तरफ पंप होता है? तो यहाँ से आपको याद रखना है, ए ऑप्शन है फुफ्फुसीय धमनी, और बी है फुफ्फुस लंग्स, और सी है मस्तिष्क, और डी है महाधमनी। यानी कि जो लेफ्ट
वेंट्रिकल होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि महाधमनी, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आयोटा। जब वह लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो वहाँ से आयोटा से होते हुए ब्लड बाहर जाता है। ओके, तो आपको यहाँ से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। रक्त समूह बी वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बी एंड ओ को, और ऑप्शन नंबर बी है बी एंड ए बी को, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड ओ को, और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड ए बी को। तो रक्त समूह बी वाला व्यक्ति एक तो बी को ही दान कर सकता है यानी कि अपने ग्रुप वाले को दान कर सकता है, और उसके अलावा जो सर्वग्राही है उसको दान कर सकता है। तो सर्वग्राही कौन सा है? ए बी। तो यहाँ से बी और ए बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से बी एंड ए बी को दान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के स्कंदन में सहायक होता है? तो रक्त के स्कंदन यानी कि रक्त के स्कंदन यानी कि रक्त के थक्के में कौन सा एंजाइम पूछा है? तो एंजाइम कौन सा सहायक होता है? ए है पेप्सिन, बी है रेनिन, और सी है एमाइलेज, और डी है ट्रिप्सिन। ओके, तो यहाँ से आपको राइट आंसर याद रखना है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पेप्सिन जो कि रक्त के स्कंदन में सहायक होता है, यह एंजाइम होता है पेप्सिन जो कि रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है मानव रक्त में मौजूद चीनी की बड़ी मात्रा कौन सी होती है? तो मानव रक्त में कौन सी चीनी की सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रुक्टोज पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी है गैलेक्टोज, और ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। तो फ्रेंड्स, मानव रक्त में अधिक मात्रा में कौन सी चीनी पाई जाती है? तो ग्लूकोज की बात कर सकते हैं। यहाँ से हम ग्लूकोज सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में मानव रक्त में पाया जाता है। ओके, तो ये है जिस भी शब्द के पीछे ओज लग जाता है यानी कि टोज, कोज, ओज, तो यह शर्करा का रूप होता है। तो ग्लूकोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी के कारण होता है? तो निर्जलीकरण, यहाँ से जल आपको ध्यान रखना, निर्जलीकरण यानी कि जल की कमी। ओके, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जल की कमी से ही निर्जलीकरण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। किडनी में रक्त कहाँ पर स्वच्छ होता है? तो किडनी में रक्त कहाँ पर स्वच्छ होता है इसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूट्रस में, ऑप्शन नंबर बी है पीयूष ग्रंथि से, और ऑप्शन नंबर सी है रीनल धमनी से, और ऑप्शन नंबर डी है बोमन कैप्सूल से। तो ध्यान रखना है आपको फ्रेंड्स, किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? बोमन कैप्सूल। यहाँ पर ही बोमन कैप्सूल एक किडनी की इकाई है, ये इसमें ही ब्लड क्षमता है। ओके, तो यहाँ से आपको बोमन कैप्सूल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है धमनियों व सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के तहत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हेमाटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है एंजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, एंजियोलॉजी में धमनियों और सिराओं के साथ साथ रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी में। ओके, मायोलॉजी की बात करें फ्रेंड्स, तो मायोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। उसके अलावा ऑन्कोलॉजी की बात करें तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी की बात करें तो हेमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, और रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो पुरुषों में आरबीसी की संख्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा। पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है 5 मिलियन। ओके, यहाँ से राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा, 5 मिलियन होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आप सबको जैसा कि पता है मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ओके, 4 कोष्ठक में मानव हृदय बटा हुआ होता है। ओके, जिसमें दायां आलिंद, बायां आलिंद, और दायां निलय और बायां निलय, ऐसे 4 नाम होते हैं जिनको 4 प्रकार से डिवाइडेड किया हुआ होता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध फ्रेंड्स गुर्दे से, हार्ट से, या लीवर से, या फिर आमाशय से। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पेसमेकर, जैसा कि आप सब जानते हो हार्ट से संबंधित है पेसमेकर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। और गुर्दे से जैसा कि मैंने बताया बोमन कैप्सूल संबंधित है, जहाँ पर रक्त क्षमता है। ओके, तो लीवर हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यहाँ पर पित्त का निर्माण होता है, और टॉक्सिक यानी कि जहरीले पदार्थों का भी यह अवशोषण कर लेता है लीवर। ओके, तो आपको यहाँ से पेसमेकर याद रखना है, हार्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो
वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके पास में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या है जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ओके, अगले पार्ट में मिलते हैं कल। ओके, इसी सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।